तो आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को लेकर कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में किन किन लोगों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना और जितने भी समाज हैं उन सभी समाजों की स्थापना के बारे में जो है इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बिना समय गवाए जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन टॉपिक का नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सुधार आंदोलन, ठीक है। ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो है सोशियो रिलीजियस जो है मूवमेंट है। ये चैप्टर 13 है आपका, 23 है। ठीक है, आखिर ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या था? तो 19वीं सदी की जो बात अगर हम करें तो 19वीं सदी की एक प्रमुख विशेषता ये थी कि बौद्धिक एवं सांस्कृतिक चेतना थी उस समय। मतलब लोग थोड़ा सा जागरूक हुए। अब जब लोग जागरूक होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ समाज के प्रति सोचेंगे। लेकिन आधुनिक जो पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव या विदेशी शक्ति द्वारा पारित होने की भावना ने, मतलब अगर कहा जाए पराजित होने की भावना ने कहा जाए, एक नई जागृति पैदा की। और उसी में सबसे पहले आते हैं जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जो आपको पढ़ना है वह है आपको ब्रह्म समाज के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं ब्रह्म समाज क्या है। ब्रह्मा समाज, तो सबसे पहले ये जानिए कि जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। पहली बात कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया तो राजा राम मोहन राय का नाम सबसे पहले जो है आप लोग जानते भी होंगे। राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना किया और 1828 ईस्वी में जो है एक धार्मिक संस्था की स्थापना उनके द्वारा किया गया। इनकी ब्रह्म समाज नामक एक धार्मिक संस्था की स्थापना 1828 में किया। 1828 में ब्रह्म समाज नामक, ऐसे लिखिए, ब्रह्म समाज नामक धार्मिक संस्था की स्थापना किया। धार्मिक संस्था की स्थापना किया, स्थापना किया, धार्मिक संस्था की स्थापना किया, जिसको बाद में जो है बाद में इसका नाम रखा गया ब्रह्म समाज। याद रखिएगा। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था हिंदू धर्म में जो व्याप्त कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को दूर करना। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्थापना इसलिए किया गया था हिंदू समाज में, देखो, हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना, को दूर करना। यानी कि हिंदू समाज में जो भी कुरीतियां थी उन कुरीतियों को दूर करने के लिए जो है, बुराइयों को दूर करने के लिए जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। और इसमें एक ईश्वरवाद की शिक्षा का भी विशेष ध्यान दिया गया। एक ईश्वरवाद, ईश्वरवाद पर भी ध्यान दिया गया। क्लियर है? तो ये ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से हुआ। अच्छा, ब्रह्म समाज ने मानवीय प्रतिष्ठा पर बल दिया। मूर्ति पूजा, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों की इन्होंने आलोचना की। यानी कि मानवीय प्रतिष्ठा पर बल, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो मानवीय प्रतिष्ठा पर बल देता है। मानवीय प्रतिष्ठा पर बल दिया। सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, तो लिखिए इसके साथ साथ सती प्रथा या मूर्ति पूजा, बात समझ आया? कि सती प्रथा हुआ, मूर्ति पूजा हुआ, जैसी सामाजिक कुरीतियों की इन्होंने आलोचना की। ठीक है, जैसी सामाजिक कुरीतियों की आलोचना किया, आलोचना
बात समझ में आया? कुरीतियों की आलोचना किया। तो ये चीजें आपको आपको जाननी चाहिए। बात समझ में आया? राम मोहन राय, सोचिए आज के जमाने में हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। आज के जमाने में जो है हम बहुत सारी योजनाओं पे बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए ना जाने कितनी योजनाएं देश में चल रही हैं। सोचिए उस जमाने में जब सती प्रथा के विरुद्ध, इस सती प्रथा पर रोक लगाने की बात जब की गई होगी, तो राजा राम मोहन राय साहब तो सबसे पहले आए। तो क्या इनको लोगों ने छोड़ा होगा? नहीं। तो राजा राम मोहन राय ने 1818 ईस्वी में सती प्रथा के विरुद्ध जो है क्या करने, जनमत, लोगों का जनमत जुटाने का जो है उन्होंने कार्य किया। और पारंपरिक या कहा जाए या पौराणिक ग्रंथों का प्रमाण देकर यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म सती प्रथा के विरोध में था। सोचिए उस जमाने में क्या लोगों ने इनको बख्शा होगा? उस जमाने में जब इन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध किया या कुरीतियों को उन्होंने कहा कि यह गलत है, हिंदू धर्म सती प्रथा के विरुद्ध में था, इन्होंने पौराणिक ग्रंथों की बात किया, इन्होंने उसका प्रमाण दिया, तो क्या राजा राम मोहन राय के प्रति जो है लोगों के बीच में क्या सहानुभूति हुई होगी? क्या उनका विरोध उस जमाने में नहीं हुआ होगा? राजा राम मोहन राय ने समाज में जो व्याप्त जो जातिवाद था, क्योंकि जातिवाद का जहर आज भी समाज में है। जब चुनाव होता है तो टिकट जाति के हिसाब से मिलता है, आपने देखा होगा। सच्चाई कुछ और है। या अस्पृश्यता की जो बात है, या बहुविवाह की प्रथा का उन्होंने विरोध किया। यहां तक कि राजा राम मोहन राय ने के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में एक कानून बनाया और उस कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया। यह भी बात आप सभी को जानना चाहिए। सोचिए एक व्यक्ति जो प्रोग्रेसिव सोच का है, अभी बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में एक ऐसी पार्टी आई प्रशांत किशोर की, जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी ने ऐसे ऐसे लोगों को, कैंडिडेट को वोट दिया, मतलब टिकट दिया सॉरी, जो वेल एजुकेटेड थे। केसी सिन्हा वेल एजुकेटेड, ना जाने कितने जित सब पढ़े लिखे लोग। लेकिन सोचिए कि लोग जमानत तक नहीं बचा पाए, जनता ने जमानत जब्त कर दिया, यानी कि लोग उन्हें वोट ही नहीं दिया उनको। सोचिए। और जन स्वराज पार्टी ने एक सीट भी नहीं जीता, मतलब इस बिहार के इलेक्शन के चुनाव में। कहने का मतलब है कि जब आप अच्छा काम करने जाते हो तो आपका विरोध हर जगह होगा। जब राजा राम मोहन राय साहब जैसे व्यक्ति, जब इस समाज में इन्होंने अच्छा काम किया, तो लोगों ने उस समय भी विरोध किया होगा। ये सती प्रथा की बात जो आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, हरियाणा जैसा राज्य जहां पर लिंगानुपात इतना कम है, वहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी। मेनका गांधी उस समय देश की मिनिस्टर थी उस समय। और न जाने सेल्फी विद डॉटर का आजकल हम लोगों ने आपने सुना होगा कि सेल्फी विद डॉटर का भी बहुत सारा टैगलाइन चला था उस समय कि अपनी बेटी के साथ जो है सेल्फी खिंचवाइए, सेल्फी विद डॉटर, मेरी बेटी मेरा ईमान, बहुत सारे टैगलाइन देखने को मिलते थे। सोचिए उस जमाने में 1828 की मैं बात कर रहा हूं, उस जमाने में जब इस व्यक्ति ने, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध जो है जब जनमत को जुटाया होगा, तो क्या लोगों ने इनका सपोर्ट किया होगा? उस समय भी तो कुछ विरोध में लोग खड़े होंगे। तो उन्होंने पौराणिक ग्रंथों का क्या दिया, देकर सिद्ध कर दिया कि देखो हिंदू धर्म में भी है, सती प्रथा के विरोध में था हिंदू धर्म में, सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। इस देश ने सती प्रथा, जौहर प्रथा, ना जाने कितनी प्रथाएं हुई हैं। इन्होंने जातिवाद पे कटाक्ष किया कि जातिवाद तो होना नहीं चाहिए, जो समाज में व्याप्त जो जातिवाद है, अस्पृश्यता, बहुविवाह की प्रथा का विरोध किया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जैसे मैंने कहा कि 1829 में कानून लाता है और कानून लाकर जो है सती प्रथा का वो अंत करता है। हमेशा से राजा राम मोहन राय महिलाओं के प्रबल जो है पक्षधर थे, महिलाओं के पक्ष में हमेशा खड़ा होते थे। इन्होंने महिलाओं की जो है जो अगर कहा जाए कि महिला, इनका मतलब इनका यह है कि महिलाओं को हमेशा क्या करते थे, हमेशा सम्मान देते हैं। महिलाओं पुरुषों को जो है सभी को सम्मान देते थे। तो जो बेसिक चीजें हैं आपको जाननी चाहिए, जो ब्रह्म समाज के बारे में मैंने कहा, तो लिख लीजिए अगला। इन्होंने समाज में व्याप्त, इन्होंने लिखिए समाज में व्याप्त जातिवाद, अस्पृश्यता, छुआछूत, इसके साथ साथ जो है समाज में जातिवाद था, अस्पृश्यता था, और जो तीसरा पॉइंट मैंने कहा था आप सभी से कि बहुविवाह की प्रथा का विरोध किया। विवाह
ये प्रथा का विरोध किया। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, मेंस में भी पूछे जाते हैं, तो ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखिए, मैंने कहा कि इन्होंने, जो हमने शुरुआत में कहा आपसे कि 1818 में सती प्रथा के विरुद्ध जनमत जुटाने का प्रयास किया। 1818 में सती प्रथा के विरुद्ध जनमत, मतलब जनता का मत होना जरूर, जनमत जुटाने का प्रयास किया, प्रयास किया, जनमत जुटाने का प्रयास किया। ठीक है। और तो पौराणिक ग्रंथों का प्रमाण देकर यह सिद्ध किया कि पौराणिक ग्रंथों का प्रमाण देकर यह सिद्ध किया कि, क्या किया, पौराणिक ग्रंथों का प्रमाण देकर यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म सती प्रथा के विरुद्ध में था। देखो, विरोध में था, हिंदू धर्म सती प्रथा के विरोध में था, हिंदू धर्म सती प्रथा के क्या था, विरोध में था। याद रखिएगा। राजा राममोहन राय, चूंकि मैंने कहा इन्हीं के अथक प्रयासों के कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, अगला पॉइंट लिखिए, इन्हीं के अथक प्रयासों के कारण, ऐसे लिखो, अथक प्रयासों के कारण, इन्हीं के अथक प्रयासों के कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में एक कानून लाकर सती प्रथा का क्या किया, एक कानून लाया और सती प्रथा पर सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा पर, कि भैया कोई भी औरत सती नहीं होगी, सती प्रथा पर रोक लगाया। क्लियर है? ये भी बात आपको कहना है। ठीक है। तो जितनी भी बातें मैंने आप सभी को कहा, जो चीजें आपसे बोली गई, वो सारी चीजों पे हमने बात किया, संवाद किया। यहां तक किसी कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट करिए, मैं देख लेता हूं सारी चीजें। राजा राममोहन राय के जो विचार थे, अगर विचारों को देखा जाए तो राजा राममोहन राय ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने के लिए विशेष प्रयास किया। आज हम बात करते हैं कि पिता की संपत्ति में पुत्री और पुत्र दोनों का बराबर का हिस्सेदारी है आज भी, लेकिन समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करता है। आज भी स्त्रियों को पराया धन माना जाता है, आज भी समाज में सच्चाई है। जब एक बार शादी हो जाती है तो फिर आप दूसरे घर की हो जाती है। लेकिन सोचिए, वो व्यक्ति जिसने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, राजा राममोहन राय ने महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की बात प्रयास किया, तो सोचिए कि उस जमाने में लोगों ने इनका क्या स्थिति किया होगा। राजा राममोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक चरणों में से एक थे। ये इनोवेशन पे बात करते हैं। राजा राममोहन राय भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय में एक महान चिंतक थे। इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया, जाति प्रथा का कठोर विरोध किया और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में जो है इनकी विशेष रुचि थी। तो बहुत सी चीजें हैं जो एक व्यक्ति को महान बनाती है। जैसे क्वेश्चन आता है मेडावल में कि क्या जोधा ना होती तो अकबर महान नहीं होता, क्या गांधी जी नहीं होते तो क्या देश आजाद नहीं होता, ये मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनकी जो, एक व्यक्ति के अंदर कई सारे गुण होते हैं और वो गुण ही उस व्यक्ति को महान बनाते भी हैं, जैसे राजा राम मोहन राय। तो लिख लीजिए, राजा राम मोहन राय ने महिलाओं को, लिख लो, महिलाओं को, ऐसे लिखो, महिलाओं को, महिलाओं को इसमें, तो महिलाओं को लिख लो, संपत्ति में अधिकार देने हेतु विशेष प्रयास किया। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने हेतु
विशेष प्रयास किया, विशेष प्रयास किया, विशेष प्रयास किया। इन्होंने एक ईश्वरवाद पर बल दिया, जाति प्रथा का कठोर विरोध किया। लिख लो, एक ईश्वरवाद पर बल दिया, पर बल दिया, जाति प्रथा का विरोध किया, विरोध किया, एक ईश्वरवाद पर बल दिया, जाति प्रथा का विरोध किया। ये सारी बातें जो है आपको लिखनी है राजा राम मोहन राय में। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में भी विशेष रुचि थी, मतलब जो व्यक्ति अप टू डेट रहे, अच्छी अच्छी बातें जो कहे, या जो भी समाज के प्रति जो अच्छा हो उसके बारे में लिखे। और आप सभी जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था, एकेश्वरवादियों का उपहार, जिसमें इन्होंने एकेश्वरवाद के पक्ष में जो है प्रबल तर्क दिया था। बस ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप जानते हैं। अच्छा, 1830 आते आते इस व्यक्ति को अकबर द्वितीय के दूत बनकर जो है ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में उपस्थित होने के लिए ब्रिटेन भी गए थे। ये वही व्यक्ति हैं। और अकबर द्वितीय की पेंशन राशि बढ़ाने का इन्होंने ब्रिटिश क्राउन के सम्मुख रखा था, प्रस्ताव रखा था। और राजा राम मोहन राय, इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस व्यक्ति की जो मृत्यु होती है कहां पर होती है? इनकी मृत्यु इंग्लैंड में ही हो जाती है। इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हो जाती है, लिख लीजिए, इंग्लैंड में हो जाती है। बाकी जो चीजें समझाई दिया होगा आप सभी को, तो ये बातें आप सभी को लिखना है। एक ऐसी पर्सनालिटी 27 दिसंबर 1833 ईस्वी को होता है, तो लिख लीजिए अगर डेट भी याद रखना हो, 27 दिसंबर 1833 को, ठीक है। राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु होती है वह ब्रिस्टल इंग्लैंड में एक जगह है, वहीं पर होती है, ठीक है। और ये अकबर द्वितीय के जो है दूत बनकर, मैसेंजर बन के, उस समय जो ब्रिटिश सम्राट था विलियम चतुर्थ के दरबार में उपस्थित होने के लिए ये ब्रिटेन जाते हैं। और अकबर द्वितीय की जो पेंशन राशि बढ़ाने की बात उन्होंने किया, और ब्रिटेन क्राउन के समक्ष इस बात को रखा। और 1833 आते आते एक ऐसी पर्सनालिटी का डेथ हो जाता है जिसका नाम है राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है इसमें जाना, इन चीजों को अच्छे से आपको पढ़ना भी है। अच्छा, राजा राम मोहन राय के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बातें करें, चीजों को और भी लेकर चलें, लिख लीजिए पहले इतना आप सभी। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रार्थना समाज के बारे में, ठीक है। प्रार्थना समाज, लिखिए, प्रार्थना समाज, लिखिए, क्या है ये प्रार्थना समाज? इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन की सहायता से जो है बंबई में किया था। तो इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1867 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन की सहायता से बंबई में किया था। बंबई में किया था, पहली बात। प्रार्थना समाज जो है ये, इसने एक ईश्वरवाद पर बल दिया। इस पर बल दिया, एक ईश्वरवाद पर। देखिए बात को, एक ईश्वरवाद पर, ऐसे लिखिए, एक वाद, एक ईश्वरवाद पर बल दिया।
अच्छा जी, चलो एक की शुरुआत पे इन्होंने बल तो दे दिया। तथा धर्म को जाति की रूढ़ियों और पुरोहितों के वर्चस्व से मुक्त कराने का प्रयास किया। ये संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान इतिहासकार आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे जो है इसके प्रमुख जो है नेता थे। याद रखिएगा कि संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान, लिख लीजिए, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान, उस विद्वान का नाम, प्रसिद्ध विद्वान क्या नाम है उनका, तो लिख लीजिए संस्कृत के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं जिनका नाम है, क्या नाम है, विद्वान भी कहिए इतिहासकार भी कहिए, जिनका नाम है आरजी भंडारकर, आरजी भंडारकर। तथा एक और व्यक्ति है महादेव गोविंद रनाडे, लिखिए महादेव गोविंद रनाडे, रनाडे प्रमुख क्या थे, प्रमुख नेता थे इसके प्रार्थना समाज के। अच्छा, महादेव गोविंद रनाडे गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, लिख लीजिए पहले इतना, फिर हम आगे बढ़े। चलिए, प्रमुख नेता थे, बंबई में प्रमुख नेता थे। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध करना, अछूतों का उद्धार करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो याद रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। उद्देश्य अगले पेज पे लिखवा देता हूं। प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था, तो लिखिए प्रार्थना समाज का उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, जो समाज की बुराइयां ही है इसका उद्देश्य होगा। क्या क्या उद्देश्य है भाई? जाति प्रथा का विरोध, अछूतों का उद्धार, लिखो जाति प्रथा का विरोध, लिखिए विरोध, अछूतों का उद्धार, अछूतों का उद्धार, बाल विवाह का विरोध, लिखिए बाल विवाह का विरोध, बाल विवाह का विरोध, और यहां तक कि विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना था। विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना था। ठीक है, लेकिन एक ऐसे पर्सनालिटी का नाम आता है पंडित रामाबाई। लिखिए दूसरा, नोट करके लिखिए, पंडित रामाबाई का नाम सुना होगा, तो लिखिए पंडित रामाबाई, पंडित रामाबाई। देखो इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई, और महादेव गोविंद रनाडे ने, महादेव एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रानाडे, इन दोनों लोगों ने मिलकर प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने में, लिखिए प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। क्लियर है? तो ये भी बात आप सभी को लिखना है कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का किया गया। ठीक है, तो ये इसका क्या था, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद एक ऐसी पर्सनालिटी, जैसे आप सभी जानते हैं बहुत सारे इसके नेता भी थे, और एक ऐसी पर्सनालिटी है केशव चंद्र सेन, केसी सेन जिसे कहा जाता है, केशव चंद्र सेन। थोड़ा सा इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, बहुत सारे नेता थे, हालांकि प्रार्थना समाज पर जो है
ब्रह्म समाज का गहरा प्रभाव था, ये भी कह सकते हैं तो गलत नहीं होगा। तो लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आपको बताया। अगला एक पर्सनालिटी है जिसका नाम है केशव चंद्र सेन। लिखिए, केशव चंद्र सेन। जिसे हम केसी सेन कहते हैं बार बार, केशव चंद्र सेन। ये कौन व्यक्ति हैं केशव चंद्र सेन, या इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लिख लीजिए, केशव चंद्र सेन का जो जन्म हुआ था वो 1838 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। लिखिए, कहां पर हुआ था? 1838 में कोलकाता, कोलकाता में इनका जन्म। दूसरा, इन्होंने ब्रह्म समाज के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लिख लीजिए, ब्रह्म समाज के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, योगदान दिया। और क्या पॉइंट लिखेंगे इसमें? और 1865 आते आते ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। लिख लीजिए, 1865 में ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद, विभाजन के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय ब्रह्म समाज। लिखिए, भारतीय ब्रह्म समाज। इन्होंने बनाया भारतीय ब्रह्म समाज। क्लियर है? इन्होंने देश के सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लिखिए, देश के सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास में, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास में, विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महत्वपूर्ण योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्लियर है? ठीक है, तो महत्वपूर्ण इन्होंने क्या दिया? योगदान दिया। तो ये भी बात आप सभी को लिखना है। क्लियर है? तो लिख लीजिए इसको भी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखिए सब। अगला एक हम पढ़ेंगे जो हमको पढ़ना है हम सभी को, आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज। लिखिए, आर्य समाज। क्या है ये आर्य समाज? इसके पॉइंट को क्या क्या लिखेंगे? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्थापना 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती, नंद सरस्वती द्वारा। इन्होंने मुख्यालय 1877 ईस्वी में लाहौर में बनाया था। मुख्यालय कहां पर था? हेडक्वार्टर 1877 लाहौर, लाहौर में बनाया। पहली बात तो ये जानिए आर्य समाज के बारे में। तो तीन चीजें आपसे पूछी जाती हैं, इसकी स्थापना कब हुई, और इन्होंने जो है मेन चीज जो था, मैंने जो अभी आपसे आप सभी लोगों से कहा कि स्थापना कब हुई, और जो है मेन जो था कि भाई आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्य समाज का जो उद्देश्य है वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना। उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो दो तीन उद्देश्य जरूर लिखिएगा। पहला उद्देश्य है वैदिक धर्म को, जो हमारे पुराने वेद है, जो वैदिक धर्म है, उसको पुनः स्थापित करना। वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना, स्थापित करना पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट होगा भारत को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना। लिखो, भारत को सामाजिक, धार्मिक, इसलिए कि भारत को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, धार्मिक
राजनीतिक, तीनों लिखिए। इन तीनों को एक सूत्र में बांधना, एक सूत्र में बांधना, लिखो एक सूत्र में बांधना, एक सूत्र में बांधना। क्लियर है सबको? अच्छा, और क्या क्या किया भाई इन्होंने, आर्य समाज ने? भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। ठीक है, ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव को रोकना। लिखिए, भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था, पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं कि पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आदेश दिया या उपदेश जो है हिंदी भाषा में दिया था, और हिंदी भाषा का उपयोग करने के कारण स्वामी जी के विचार, चूंकि हिंदी सबको समझ में आती है, तो उत्तर भारत की एक आम जनता तक जो है पहुंच सके, इन्होंने इसलिए अपना उपदेश दिया था। ये मूर्ति पूजा के, कर्म कांड के, पुरोहितों के तथा विशेष रूप से जाति प्रथा और ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के ये विरोधी थे। ठीक है, तो ये भी समझानिए स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को ईश्वर के द्वारा कृत मानते थे। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम बताते हैं, लिख लीजिए। इन्होंने उपदेश, इन्होंने अपना उपदेश, लिखिए अपना उपदेश, ऐसे लिखिए अपना उपदेश हिंदी में दिया करते थे, हिंदी में, हिंदी में देते थे। क्यों उपदेश हिंदी में देते थे? इसका कारण था ताकि हिंदी भाषा का उपयोग उत्तर भारत में बहुत ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा उत्तर भारत में, भारत में आम जन तक पहुंच सके, आम जन तक पहुंच सके, उत्तर भारत में आम जन तक क्या करे, ये भाषा पहुंच सके। क्लियर है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब में, लिखिए यूपी हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, पंजाब हुआ, ये जितना भी एरिया मैं आपको बता रहा हूं, या आर्य समाज तेजी से प्रसार हुआ। यहां पर से है आर्य समाज, आर्य समाज का तेजी से प्रसार हुआ, तेजी से प्रसार हुआ, तेजी से प्रसार हुआ। तो ये भी बात रखिए। अच्छा, पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन का समर्थन इन्होंने किया। इन्होंने पश्चिमी जो साइंस जो है, पश्चिमी विज्ञान है, लेकिन पश्चिमी ढंग की शिक्षा के विरोधी थे। प्रसार के लिए देश में जो है कई सारी चीजें, पहले इतना लिख लीजिए आप सभी। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, पांचवा पॉइंट, कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन का समर्थन किया और पश्चिमी ढंग की शिक्षा के प्रसार के लिए देश में स्कूलों और कॉलेजों की इन्होंने स्थापना की। इनके प्रयास से ही लाला हंसराज की प्रमुख भूमिका इसमें रही भी है। इन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की भी स्थापना किया है। तो ये भी याद रखिएगा, लाहौर में, इधर लिखिए, लाहौर में दयानंद एंग्लो, इन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक, कहां पर? लाहौर में स्कूल की स्थापना की थी, स्कूल की स्थापना किया था, स्थापना किया था। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है, आप जानते भी हैं कि आर्य समाज के प्रमुख समर्थक थे कौन? एक और व्यक्ति था, स्वामी श्रद्धानंद। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य यह भी था कि हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोकना भी था। इसका मुख्य उद्देश्य, और भी लिख लीजिए, मुख्य उद्देश्य जो था हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोकना था, परिवर्तन से रोकना था, धर्म परिवर्तन से इनको रोकना था। इसके लिए दूसरे धर्मों के विरुद्ध एक संघर्ष हुआ, जो हिंदू, मुसलमान या ईसाई कोई ना बन जाए।
इन्होंने पुनः हिंदू धर्म अपनाने के लिए शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। हिंदू धर्म लिख लो, अपनाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था, लिख लीजिए, शुद्धि आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो हिंदू धर्म अपनाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो ये भी बात आप सभी को लिखना है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखिए, बात अगर हम करें स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म जो 1824 में हुआ था, गुजरात में हुआ था, काठियावाड़ में हुआ था। बचपन का नाम मूल शंकर था, सबने पढ़ा होगा। 24 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लिया, दीक्षा लिया, और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो ये सारी चीजें आप लोग जानते होंगे, ठीक है, बचपन में आपने पढ़ा भी होगा। सत्यात प्रकाश जो है, या वेद भाष्य की भूमिका, ठीक है, ये सब चीजें, ऋग्वेद भाष्य उनकी प्रमुख पुस्तकें थी, ये सब जानते होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें जो है आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, और आप सभी जानते भी हैं। तो ये सारी चीजें हमने इस पे चर्चा परिचर्चा आप सभी से किया ही है, ठीक है। अगला थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं रामकृष्ण मिशन साहब को लेकर। रामकृष्ण मिशन, तो लिखिए, रामकृष्ण मिशन, कृष्ण मिशन। अच्छा, रामकृष्ण मिशन क्या है, या इसके बारे में क्या पढ़ना है? तो रामकृष्ण मिशन का नाम सुना होगा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस 19वीं सदी के एक महत्वपूर्ण सुधारक थे, और कलकत्ता के पास ही जो है दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी भी थे। रामकृष्ण का प्रारंभिक जो नाम था वो गंगाधर भट्टाचार्य था, और शंकर वेदांत से संबद्ध तोतापुरी ने उन्हें दीक्षित करके रामकृष्ण नाम उन्हें दिया था। रामकृष्ण ने अपने उपदेशों के प्रचार तथा इन्हें व्यवहार में उतारने के उद्देश्य से इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इस मिशन का उद्देश्य था समाज की सेवा करना। इसका आदर्श वाक्य था, ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है, और मानव जाति की सेवा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो रामकृष्ण मिशन जो बेसिक चीज है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, लिखिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, क्लियर है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस 19वीं सदी के एक महत्वपूर्ण सुधारक, लिख लीजिए, 19वीं सदी के एक महत्वपूर्ण सुधारक, धारक, 19वीं सदी के एक महत्वपूर्ण सुधारक तथा कलकत्ता के समीप दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे, तथा कलकत्ता के समीप दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे। पुजारी थे। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? गंगाधर भट्टाचार्य था। प्रारंभिक नाम लिखिए, गंगाधर भट्टाचार्य, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने उपदेशों के प्रचार और उन्हें व्यवहार में उतारने के उद्देश्य से इनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा। इनके शिष्य का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद, जानते होंगे। शिष्य कौन था? स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। लिखिए, 1897 में इनके शिष्य राम स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। ये याद रखिएगा, मिशन की स्थापना किया था। क्लियर है? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, ठीक है। अच्छा, रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था? नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए, रामकृष्ण मिशन का आखिर इसका उद्देश्य क्या था? मानव जाति की सेवा करना, मानव जाति की सेवा करना,
इसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है। क्या? ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है। पहला, ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है, मार्ग है, सर्वोत्तम मार्ग है मानव जाति की सेवा करना। क्या है? मानव जाति की सेवा करना। ये बात उन्होंने कही, इसका आदर्श वाक्य है, सेवा करना। बात समझ में आया? ये बात उन्होंने कहा कि ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? मानव जाति की सेवा करना। ये भी पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर आप ईश्वर की, आप कहते हैं ना कि ईश्वर की जो है आराधना हम करना चाहते हैं, तो आप आराधना कीजिए, लेकिन मानव जाति की सेवा करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। आप जानते हैं कि भारत का विश्व के अन्य देशों से अलगाव की आलोचना करते हुए विवेकानंद ने ये लिखा था कि दुनिया के सभी राष्ट्रों से हमारा अलगाव ही हमारे पतन का कारण है, और शेष दुनिया की धारा में समा जाना ही इसका एकमात्र क्या है? समाधान है। आप जानते होंगे कि विवेकानंद ने जाति प्रथा की, कर्मकांड की, पूजा पाठ की, अंधविश्वास पर बल देने के कारण हिंदू धर्म की आलोचना भी उन्होंने किया था। यहां तक कि जनता से स्वाधीनता, समानता और स्वतंत्र चिंतन की भावना अपनाने पर उन्होंने विशेष बल दिया था। स्वामी जी व्यक्ति की मुक्ति की नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण के लिए समाज सेवा के वो पक्षधर भी थे। तो ये सारी चीजें स्वामी विवेकानंद का जो है रामकृष्ण मिशन की बात करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप सभी को जानना चाहिए। तो जो उद्देश्य मैंने दो चीजें बोला, सामाजिक सेवा, समाज की सेवा, सामाजिक सेवा करना इसका परम धर्म था। सामाजिक सेवा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बात समझ में आया सभी को? तो ये सारी चीजें भी आप सभी को इसमें जानना चाहिए। ठीक है, बाकी सभी लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो था वो सुरेंद्रनाथ दत्त था, और ये सारी चीजें आप जानते भी हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे आंदोलन इस देश में हुए, तो ये सारी भी चीजें आप सभी जानते हैं। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट था, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया, और इन चीजों के बारे में आपने जाना भी। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक और बात हम लोग कर लेते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी की बात हम लोग कर लेते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी लिखो, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में हम लोग को जानना है। इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम, एक नाम था एचपी ब्लेवेस्टी तथा कर्नल एचएस ओलकाट द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना भारत में नहीं, इसकी स्थापना अमेरिका में, अमेरिका में दो लोगों के प्रयास से किया गया था। अमेरिका में किसके द्वारा? एक का नाम था मैडम एचपी ब्लावेस्टकी, मैडम एचपी ब्लावेस्टकी टेढ़ा नाम है, तथा बस याद रखना ना, मैडम एचपी याद रखना ना, एचएस ओलकाट, एचएस ओलकाट द्वारा की गई थी, द्वारा किया गया था। दो चीजें हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी को लेकर। इसका जो मुख्यालय, चूंकि जब भारत में बात आई तो इसका मुख्यालय 1886 ईस्वी में मद्रास के एक समीप एक अडयार जगह है, वहीं पर इसकी स्टेब्लिश किया गया। तो 1800 याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के एक साल बाद, यानी कि 1886 में मद्रास में, भारत में अगर पूछे, मद्रास में अडयार के समीप एक अडयार जगह है, मद्रास अडयार के समीप। क्लियर है सबको? अच्छा, एनी बेसेंट जब आई, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो है एनी बेसेंट, 1917, आप जानते भी हैं। एनी बेसेंट के नेतृत्व में थियोसॉफिकल आंदोलन शीघ्र ही भारत में विस्तार हुआ। तो याद रखिएगा, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट का जब नाम आए, एनी बेसेंट के बारे में बोला हमने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो थी वो एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट ने क्या किया? तो एनी बेसेंट के नेतृत्व में थियोसॉफिकल आंदोलन शीघ्र ही भारत में विस्तृत हुआ।
के नेतृत्व में थियोसोफिकल आंदोलन आंदोलन का भारत में विस्तार हुआ, का भारत में विस्तार विस्तार क्लियर है? तो ये भी बात आप सभी को लिखना है, ठीक है। इस आंदोलन की सबसे खास और उद्देश्य क्या था? ये था कि हिंदुत्व की बात करता है, ये पारसी धर्म, बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित तथा मजबूत करने पर यह बल देता है। उसके द्वारा आत्मा के पुनर्आगमन के सिद्धांत का भी इन्होंने प्रचार किया था। तो इसका उद्देश्य है, लिख लीजिए, इसका उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? पहला लिखिए, इसका उद्देश्य हिंदुत्व, लिखिए पहला हिंदुत्व, हिंदुत्व हो गया। और क्या क्या है भाई? पारसी धर्म तथा बौद्ध मतों, पारसी धर्म जरथुस्त्र तथा बौद्ध मतों, बौद्ध मतों, पारसी धर्म तथा बौद्ध मतों जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित कर, जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित कर, पुनर्स्थापित कर, बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित कर, क्या करना? पुनर्स्थापित करने पर बल देना तथा उसे मजबूत कर, स्थापित कर, उसे मजबूती प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ये भी चीज याद रखना है। तो ये जो था, ये काफी इंपॉर्टेंट था, थियोसोफिकल, ठीक है, सोसाइटी। यह पश्चिमी देशों के ऐसे लोगों द्वारा चलाया जा रहा एक आंदोलन था जो भारतीय धर्मों तथा दार्शनिक परंपरा का महिमा मंडन करते थे। यह भी बात लिख लीजिए, यह पश्चिमी ये लिखिए, यह आंदोलन जो था, ये पश्चिमी, ऐसे लिखिए, यह पश्चिमी, क्या पश्चिमी? तो लिखिए, यह पश्चिमी देशों के ऐसे लोगों द्वारा चलाया गया, देशों के ऐसे लोगों द्वारा चलाया, ये पश्चिमी देशों के ऐसे लोगों के द्वारा चलाया जा रहा एक आंदोलन था, जा रहा एक आंदोलन था, आंदोलन था, जो भारतीय धर्मों तथा दार्शनिक परंपरा का, जो भारतीय धर्मों तथा दार्शनिक परंपरा का महिमा मंडन करते थे, महिमा मंडन करते थे, महिमा मंडन करते थे। तो ये पूरी कहानी है थियोसोफिकल सोसाइटी की। और एनी बेसेंट के बारे में अभी हमने कहा कि एनी बेसेंट वो व्यक्तित्व का नाम है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और 1917 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी किया था। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो सरोजिनी नायडू थे। 1925 में कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उसकी अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय जो महिला है सरोजिनी नायडू, उनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये भी चीजें आप सभी को जानना भी चाहिए। तो जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं समाज सुधारकों से रिलेटेड, वो सभी इंपॉर्टेंट जितना भी था हमने आपसे चर्चा किया। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके आगे बात करेंगे 1857 के महाविद्रोह के बारे में, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।